चलिए आज से हम शुरू करते हैं कि पैडागोजी के बारे में। देखिए पैडागोजी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैडालॉजी, जो कि उन्होंने यूपी टेट को क्वालिफाई कर लिया है और सी टेट को भी क्वालिफाई कर लिया है और यहाँ तक कि वे सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी पैडालॉजी शब्द बोलते हैं। वैसे आप देखिए कि पैडालॉजी शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, पैडागोजी लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ते हैं तो इससे आपके व्यक्तित्व पर गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए समझते हैं कि अधिगम और अर्जन के बारे में। देखिए अधिगम और अर्जन के बारे में समझने से पहले आइए हम समझ लेते हैं विकास के बारे में। ठीक है, एक साधारण सी शब्दावली है विकास। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं विकास क्या है। देखिए विकास के बारे में यदि हम बात करें तो विकास क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि विकास क्या है तो विकास में आप क्या बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। विकास क्या है, एक सतत और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास क्या है, एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विकास क्या है, सतत व निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में बहुत साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकास क्या होता है, तो विकास को भी लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि विकास क्या है, एक तरीके से सतत या निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। और विकास की प्रक्रिया में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो विकास की प्रक्रिया में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, आइए समझते हैं कि विकास की प्रक्रिया में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। एक बार हम इसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए विकास की प्रक्रिया में देखा जाए तो शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक विकास को शामिल किया जाता है किसमें, विकास की प्रक्रिया में। देखिए शारीरिक विकास में देखा जाए तो एक तरीके से ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है, लंबाई का बढ़ना या वजन आदि का बढ़ना ही शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक विकास में आप देख सकते हैं जो शारीरिक विकास हो रहा है जिसमें लंबाई का बढ़ना, ठीक है, और ऊंचाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ऐसे कह सकते हैं, और वजन का बढ़ना, ये सब क्या है, ये सब शारीरिक विकास है। जो शारीरिक विकास है जो आप देख रहे हैं, जो लंबाई बढ़ रही है, जो भार बढ़ रहा है, उसको आप देख भी ले रहे हैं, यानी कि आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि एक बच्चा था जो छोटा था और बड़ा हो गया, तो आपने जो देखा एक तरीके से उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो वृद्धि भी उसे कहा जाता है। तो विकास जो होता है, एक चीज समझिएगा, विकास को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है और वृद्धि को आप देख सकते हैं। लेकिन शारीरिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक तरीके से कि लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना, ये सब क्या है, शारीरिक विकास होता है। और शारीरिक देखिए जो वृद्धि होती है वो विकास के साथ ही जुड़ा होते हैं, यानी कि विकास का ही एक दूसरा रूप वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि जो होती है एक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, बल्कि वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है, या विकास हमेशा चलती रहती है, वैसे चलता रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, तो एक और बात आप समझ लीजिए, विकास की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है जब बच्चा जो होता है माता के गर्भ में आता है, यानी कि जब बच्चे का एक तरीके से जब बच्चा जो होता है माता के गर्भ में आता है, तभी से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और तब तक चलती रहती है जब तक उसका जीवन रहता है। तो एक व्यक्ति के जीवन की विकास की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है जहां से उसका जन्म प्रारंभ होता है और तब तक चलती रहती है जब तक एक तरीके से उसका जीवन रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विकास की प्रक्रिया में हम समझ रहे हैं, हमने आपको पहली बातें समझा दिया कि शारीरिक विकास को हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरी बात करते हैं क्रियात्मक डेवलपमेंट, यानी कि क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास की बात कर लेते हैं। देखिए क्रियात्मक विकास से तात्पर्य हो जाता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है LEARNING, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोटर लर्निंग बोला जाता है। तो मोटर लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, स्वयं से सारे कार्य करता है, जैसे कि स्वयं से चलता है, स्वयं से उठता है, स्वयं से बैठता है, यानी कि जो स्वयं से वो सारे कार्य करता है या किसी भी वस्तु को पाने का प्रयास करता है स्वयं से, वही जो स्वयं से वो सारे कार्य कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, क्रियात्मक विकास कहा जाता है। जो क्रियात्मक विकास होता है वही क्रियात्मक अधिगम भी होता है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसी से ये जुड़ा हुआ है क्रियात्मक अधिगम भी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं।
कुछ बातें हैं हमने नोट डाउन पहले से किया है। देखिए 4 से लेकर 18 महीने के बीच में, कि 18 महीने के बीच में बच्चा का विकास किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं। 4 से लेकर 18 महीने के बीच में 4 से लेकर 18 महीने के बीच में बच्चे के अंदर किस प्रकार का विकास होता है, या किस प्रकार की प्रक्रिया से वो गुजरता है, या किस प्रकार की क्रिया करता है। देखिए पहली बात करते हैं कि जब वह 4 से लेकर 9 महीने का रहता है, तो 4 से 9 महीने में क्या होता है कि जब 4 से 9 महीने की अवस्था में रहता है तो बच्चा क्या करता है, बिना किसी मतलब बैठता है, सिट करता है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। देखिए 4 से 9 महीने में क्या होता है, 4 से 9 महीने की अवस्था में जब बच्चा रहता है तब क्या करता है, बच्चा बैठना सीख जाता है, यानी कि उसके अंदर बैठने का विकास आ जाता है, या बैठने का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन बैठेगा क्या, बिना किसी की सहायता से। ध्यान रखिएगा कि बिना किसी की सहायता से बच्चा क्या करेगा, 4 से 9 महीने में बैठना सीख जाता है। ठीक है, या उसका विकास हो जाता है। दूसरी बात करते हैं 5 से लेकर 11 महीने की बात करते हैं। तो 5 से 11 महीने के बीच में उसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, तो बच्चों के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, तो जैसे कि वो क्या करता है, स्टैंड्स विद हेल्प की बात करते हैं, यानी कि बच्चा खड़ा तो होगा लेकिन किसी ना किसी सहारे से खड़ा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा खड़ा होगा, 5 से लेकर 11 महीने की अवस्था में जब बच्चा रहता है तो क्या होता है, वो खड़ा होता है लेकिन किसी के हेल्प से ही खड़ा होगा। जैसे आप एक बार कल्पना करिए, किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चा कैसे खड़ा होता है, अगर वो चेयर पा गया तब खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर वो चेयर पा जाता है तब खड़े हो जाता है, अगर वो खाट पा जाता है तब खड़ा हो जाता है, अगर वो बेड पा गया तब खड़ा हो जाता है, अगर दीवार पा गया तो दीवार के सहारे वो खड़ा हो जाता है। तो 5 से लेकर 11 महीने की अवस्था में देखा जाए तो बच्चा जो होता है खड़ा तो होने लगता है लेकिन किसी न किसी चीज के सहारे ही खड़ा होता है या खड़ा हो पाता है, यानी कि इतना विकास हो जाता है या इतना सीख जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 5 से लेकर 13 महीने की बात कर लेते हैं। देखिए 5 से लेकर 13 महीने की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक तरीके से यानी कि क्रॉल्स ऑन हैंड्स क्रॉल एंड नीज, मतलब कि मैं आपको बताता हूं कि KNWS, यानी कि यहां पर क्या होता है, घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। देखिए या चलने लगते हैं या चलने लगता है। देखिए जब बच्चा क्या होता है कि 5 से 13 महीने के बीच में आता है, जब बच्चा 5 से लेकर 13 महीने के बीच में आता है तो वह घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा क्या होता है कि जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो कौन सी अवस्था में होता है, आपको आज तक नहीं पता था, आज आप इसको याद कर लीजिए कि बच्चा जब चलने लगता है घुटनों के बल तो आप समझ लीजिए कि वह 5 से 13 महीने की अवस्था में गुजर रहा है। तो 5 महीने से लेकर 13 के आसपास, 13-14 के आसपास में गुजर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि चौथी बात करते हैं कि वॉक्स विद हेल्प, यानी कि वॉक्स विद हेल्प। देखिए वॉक्स विद हेल्प की बात करते हैं तो 6 से 14 महीने में, यहां ध्यान रखिएगा 6 से 14 महीने के बीच में जब बच्चा आता है तो वह चलेगा तो लेकिन किसी न किसी चीज के सहारे चलेगा। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास टेबल है, अगर बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, या बच्चे को यहीं पर बैठा दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा, इस टेबल को पकड़ेगा और सहारे, इसी टेबल के सहारे यानी कि पकड़ कर क्या करेगा, चारों तरफ वो घूम जाएगा या चारों तरफ घूमने लगेगा। और यह ऐसी अवस्था कब आती है, जब वह 6 से लेकर 14 महीने के बीच में रहता है। तो 6 से लेकर 14 महीने के बीच में देखा जाए तो बच्चा चलेगा तो जरूर, लेकिन किसी ना किसी चीज के हेल्प के सहारे ही चलेगा। कब वह बिना किसी हेल्प के सहारे चलता है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि बच्चा कब बिना किसी मदद के वह चलना प्रारंभ कर देता है या उसका विकास हो जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं
चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जब वह 7 से लेकर 14 महीने के बीच में होता है, जब 7 से लेकर 14 महीने के बीच में होता है, तब बच्चा क्या करता है, एक तरीके से कि जब 7 से लेकर 14 महीने के बीच में देखा जाए तो बच्चा एक तरीके से खड़ा होने लगता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, केवल उसके खड़े होने की बात कर रहा हूं। तो स्टैंड अलोन, अब देखिए जब 7 से लेकर, अभी वाला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए तब तक। चलिए जब 7 से लेकर 14 महीने के बीच में रहता है तो बच्चा क्या होता है कि बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है, सॉरी अकेले खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। अब बिना किसी सहारे के बच्चा खड़ा होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर बच्चा बिना किसी सहारे के खड़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपने आप से स्वयं से बिना किसी सहारे के जब चलता है तो माँ बाप बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब मेरा बच्चा चलने लगा है। कुछ लोग लड्डू वगैरह भी बांटते हैं, और जैसे कि अगर इलाहाबाद की बात करता हूँ तो वहाँ पर गुड़ वगैरह बांट देते हैं कि देखिए बच्चा चलने लगा। और गुड़ को एक तरीके से जो छोटा सा होता है, जो गुड़ होता है जो उसकी एक तरीके से लड्डू आकार में होता है, उसको ऐसे ढंगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की भी चीज़ें हमने देखा भी है और आप भी इस चीज़ों को महसूस किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो एक बार करिएगा आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बच्चा बिना किसी सहारे के कब चलता है। एक तरीके से तो 8 से लेकर 18 महीने के बीच में जब आ जाता है, यानी कि लगभग जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो वह अकेले चलना प्रारंभ कर देता है बिना किसी के सहारे। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, आराम से एंजॉय करेगा बच्चा। तो इस अवस्था में अगर आप देखें तो एक तरीके से क्या होता है, बच्चा बिना किसी के सहारे चलना प्रारंभ कर देता है। कब? 8 से लेकर 18 महीने के बीच में जब बच्चा होता है तो, यानी कि कह सकते हैं 1.5 साल की अवस्था में लगभग वो चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया क्रियात्मक विकास में बताया कि किस प्रकार के बच्चे के अंदर विकास हो जाता है या अधिगम हो जाती है। इसे मोटर लर्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रियात्मक जो विकास हो रहा है वही एक तरीके से मोटर लर्निंग में भी आ जाता है। इसे मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है वैसे। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास में हमने आपको बताया कि 4 से 9 महीने के बीच में आप देख सकते हैं कि बच्चा बैठेगा बिना किसी हेल्प के, किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, बच्चा आराम से बैठ जाएगा। उसके पहले आपने देखा होगा कि मम्मी पापा या कोई जो उसके अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को लेता हो तो बैठाने का प्रयास करता है, बच्चा बैठेगा लेकिन गिर जाता है। लेकिन जब इस अवस्था में 4 से 9 महीने के बीच में आता है तो बच्चा बिना किसी हेल्प के वो बैठ जाता है अपने आप से। आप उसे लेटा दीजिए, बच्चा लेटा रहेगा लेकिन उठकर बैठा रहेगा। जब उसकी आंख खुलेगी तब आप देखेंगे बच्चा अपने आप से बैठा हुआ है। दूसरी बात करते हैं 5 से 11 महीने के बीच में आप देखिए तो बच्चा खड़ा तो होगा लेकिन किसी न किसी चीज के हेल्प, यानी कि स्टैंड्स विद हेल्प, यानी कि बच्चा जब भी खड़ा होगा किसी के हेल्प के सहारे। हमने आपको बताया था कि जैसे चेयर पा गया, खाट पा गया या कोई भी चीजें होती हैं जिसको पाकर वो दीवार पा गया तो उसके सहारे वो खड़ा हो जाता है। और यह कौन सी अवस्था में होती है? 5 से लेकर 11 महीने में। उसके बाद बात करते हैं क्रॉवल्स ऑन स्टैंड एंड नीज। अब क्या होता है कि 5 से लेकर 11 महीने के बीच, 5 से लेकर 13 महीने के बीच में क्या होता है, बच्चा घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। तो इस चीज को भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं घुटनों के बल पहले चलना प्रारंभ कर देते हैं, डायरेक्ट तो कोई चलता नहीं है। आपने ये भी देखा है कि कोई डायरेक्ट ऐसे रातों रात तो चलना प्रारंभ नहीं कर देगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जब बच्चा एक तरीके से क्या होता है 6 से लेकर 14 महीने के बीच में आता है तो चलेगा तो जरूर लेकिन किसी ना किसी चीज के सहारे चलेगा। जैसे हमने आपको बताया था टेबल के सहारे बच्चा टेबल पा जाएगा तो टेबल के सहारे, दीवार पा जाएगा दीवार के सहारे, मतलब कोई भी चीजें पा जाएगा उसके सहारे वो चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बच्चा जब बिना किसी के सहारे खड़ा होना जान जाता है, यानी कि उसके अंदर इतना विकास हो जाता है किसी का सहारा हम नहीं चाहिए, उसे अपने आप से खड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था है? तो 7 से लेकर 14 महीने के बीच में ऐसी क्रियाएं होती हैं, लगभग 14 महीने कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि वॉक्स एलोन, मतलब एक तरीके से अकेले चलना प्रारंभ कर देता है। कब? जब वह लगभग 8 से लेकर 18 महीने, वैसे 8 महीने नहीं बल्कि 18 यानी 1.5 साल के लगभग में चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि विकास की प्रक्रिया में अभी तक हमने आपको समझाया 2 बातें। एक तो हमने आपको शारीरिक विकास समझाया, दूसरा हमने आपको समझाया एक तरीके से दूसरी बातें हमने आपको क्या समझाया, क्रियात्मक विकास।
और नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि तीसरी बात करते हैं, देखिए ये विकास की प्रक्रिया में ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो संज्ञानात्मक, इसमें क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं, कॉग्निशन या मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि बच्चे को जैसे कि एक तरीके से एक एग्जाम्पल, जैसे इसमें कल्पना करना और स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समाधान करना, निर्णय लेना आदि चीजें सीख जाता है संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल में से आप समझिए, मान लीजिए एक वृक्ष बच्चे को आप दिखा दीजिए। एक वृक्ष अगर आप बच्चे को दिखा देते हैं तो एक तरीके से आप इससे संबंधित यानी कि वो वृक्ष के बारे में जान गया है। अब उससे अगर आप चाहे करोड़ों वृक्ष आप दिखाइए तो उसकी बुद्धि जो होती है इस बात को अंतर कर लेती है कि क्या है, यानी कि उसको एक तरीके से ढूंढ लेती है, उसमें अनुरूपता ला देती है। तो वही क्या हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है या मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। तो मानसिक विकास, मानसिक संज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना या समझना, यानी कि किसी चीज के बारे में जब बच्चा समझ जाता है तो समझने लगता है या जानने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है या मानसिक विकास कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर बच्चे को एक बार आप दिखा दीजिए कोई पेड़, तो बच्चा क्या करेगा, पेड़ को समझ लिया, जान गया। अब उस तरह के चाहे आप करोड़ों पेड़ दिखाएंगे तो बच्चा हर बार देखेगा और उसे बताएगा कि ये पेड़ ही है। अगर उसमें डिफरेंसेस करने आपने बता दिया कि आम का पेड़ है, महुए का पेड़ है, तो उस तरह की चीजें फिर वो उसके अंदर क्या आ गया, अब कौन सा विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, यानी कि उसका मानसिक विकास हो गया, मानसिक विकास। तो विकास की प्रक्रिया में हमने तीसरी बातें हमने आपको समझाया कि विकास की प्रक्रिया में हमने आपको तीसरी बातें समझाया कि संज्ञानात्मक विकास भी विकास की प्रक्रिया में आता है या आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी चौथी बात करते हैं भाषाई विकास, ठीक है। चौथी बात करते हैं, इसको हमें काटना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी चौथी बात करते हैं भाषाई विकास। देखिए भाषाई विकास का मतलब क्या हो जाता है, भाषाई विकास का तात्पर्य क्या हो जाता है, तो ये भी विकास की एक प्रक्रिया में आता है। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चा बोलकर विचारों को प्रकट करता है, संकेत के माध्यम से क्या करता है, अपनी बात को रखता है, लिखकर अपनी बातों को रखता है, लिखकर अपनी बातों को प्रकट करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से उसके अंदर भाषाई विकास हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा रहता है तो भाषा को नहीं जानता है, किसी भी भाषा को नहीं जानता है, लेकिन हाँ संकेत के माध्यम से बताता है कि अगर उसे पानी चाहिए तो पानी की तरफ हाथ करके या उंगली करके बताता है कि हमें पानी चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, जो वस्तु उसे चाहिए उसके तरफ क्या करता है, एक तरीके से संकेत करता है, ठीक है। जब एक तरीके से बच्चा बोलने लगता है, जब लगभग वही देखा जाए तो एक तरीके से जब 1.5 साल का हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा जब बोलने लगता है तो वहां पर बोलकर भी अपनी बातों को प्रकट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उसके अंदर भाषाई विकास हो गया है, यानी कि विकास की प्रक्रिया में एक और विकास हो गया है, एक और विकास हो गया है भाषाई विकास। नेक्स्ट बात करते हैं सांवेगिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में सांवेगिक विकास को भी रखा गया है, सांवेगिक विकास को भी रखा गया। देखिए सांवेगिक विकास के मतलब की बात करते हैं तो इसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग स्नेह और खुशी को क्या करते हैं, स्नेह और खुशी को संवेगिक यानी सांवेगिक या इमोशनल विकास में नहीं रखते हैं, वो गलत करके आ जाते हैं। देखिए बहुत गलत बात है, ठीक है। आप पूरी बात को पहले समझा करें, पढ़ा करें, तो उसके बाद ही आंसर दिया करें। इसको समझिएगा कि जो स्नेह है, खुशी है, वो भी सांवेगिक विकास में ही आएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सांवेगिक विकास में ये भी इनको भी शामिल किया गया है, यानी स्नेह और खुशी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट बात कर लेते हैं, यानी विकास की प्रक्रिया में छठी बात कर लेते हैं। तो छठी बात कर लेते हैं तो सामाजिक विकास। नेक्स्ट बात की जा रही है कि सामाजिक विकास की बात की जा रही है। तो सामाजिक विकास में देखा जाए तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि बच्चे का चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चा देखिए अब इसमें फिर से थोड़ी सी छोटी सी बातें, यानी कि थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा।
जब बच्चे का जन्म होता है तो एक तरीके से उसका जो मस्तिष्क होता है वो पूरे कागज के समान होता है। बिल्कुल कैसे होता है, अभी मेरे पास पूरे कागज होगा वैसे, ठीक है, चलिए बिल्कुल इसके समान होता है। लेकिन आप सोचिए, चलिए इसको आप समझिएगा, जब हमारे पास कागज आया था, जब हमारे पास कागज आया तो हमारा कागज जो था वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल प्लेन था। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे मन में क्या हुआ कि हमें कुछ लिखना चाहिए, तो हमने इस पर लिखना प्रारंभ कर दिया। तो वही जैसे हमने लिखना प्रारंभ कर दिया, उसी तरह से बच्चे के संदर्भ में देखा जाए तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो मस्तिष्क होता है पूरा पूरे कागज के समान होता है, इसी तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है और जैसे जैसे लोगों के साथ उनका संपर्क बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, वे अनुभव करते जाते हैं, और जो अनुभव करते जाते हैं वैसे वैसे वे सीखते जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास में क्या होता है कि उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसके अच्छे व्यवहारों का निर्माण होता है, सद्गुणों का निर्माण होता है। और इस तरह के निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है, समाज से होता है। और एक तरीके से बालकों की विकास की प्रथम पाठशाला क्या है, तो विकास की अगर देखा जाए, अगर सामाजिक रूप में देखा जाए तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार। देखिए इसको आप समझिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है, एक तरीके से सीखने का सबसे पहली पाठशाला कौन सी होती है, परिवार होती है। और परिवार के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा कौन आ जाता है, दूसरा समाज आता है, और तीसरा देखा जाए तो समुदाय भी आ जाता है, ठीक है। तो कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विकास में या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन प्रमुख घटक में आते हैं, सामाजिक घटक में कौन कौन चीजें आते हैं कंपोनेंट्स में, तो परिवार, समाज और समुदाय को भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, बच्चे के विकास की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं या निभाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको समझाया कि एक तरीके से विकास की प्रक्रिया में हमने आपको समझाया कि विकास जो होता है, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास को शामिल किया जाता है, और क्रियात्मक विकास को शामिल किया जाता है, और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास को शामिल किया जाता है, और भाषाई विकास को सम्मिलित किया जाता है, और सांवेगिक विकास को सम्मिलित किया जाता है, और सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। इनके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी इसलिए दिया ताकि आप क्या कर सके, जब किसी चीज को पढ़ें, यानी कि जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बेसिक जो है वो आपका जो बेसिक हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आइए हम समझते हैं कि अधिगम और अर्जन वाले चैप्टर में इनके बारे में आइए समझते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या है, और प्रेषी महोदय ने अधिगम के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक है। आइए इसको सबसे पहले जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्या करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए, और लोगों को बताते चलिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से पैडागोजी को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, हमारा यही ध्येय है। और हर व्यक्ति एक तरीके से जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन जो एक तरीके से करता है वही सफल होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है और दिन भर और रात भर केवल और केवल कल्पनों में सोया रहता है, तो वह सफल नहीं हो सकता। वैसे अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, अब आपको हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक स्वयं टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप में इतना भगवान ने सद्बुद्धि दिया ही है। चलिए आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अधिगम के बारे में। आइए समझते हैं कि प्रेषी महोदय ने अधिगम के बारे में हमें क्या समझाया। देखिए प्रेषी महोदय कहते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं। देखिए सीखना क्या होता है, हम उस अनुभव को कहते हैं, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था, एक बच्चे के बारे में आपको समझाया था कि मान कोई जितने भी बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है, तो जब बच्चों का जन्म होता है तो पूरे कागज के समान होता है, लेकिन जैसे जैसे वे अनुभव करते जाते हैं वैसे वैसे चीजों को सीखते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे लोगों के साथ संपर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे चीजों को सीखते जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सीखना यानी कि अधिगम क्या है, एक तरीके से अधिगम को इन्होंने समझाया कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए अगर आप कोई चीजें सीखते हैं तो अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे अधिगम नहीं कहा जाता है।
आप सोचिए कि जब कभी आपने अंग्रेजी सीखा होगा, स्पोकन आपने 3 महीने का कोर्स किया हो, ठीक है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया होगा। और दूसरी बात करते हैं, जब आपने बीएड किया होगा, जब आप 12th में, चलिए थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, जब आप हाई स्कूल में थे तो आप सोचिए कि तब आपका व्यवहार किस प्रकार से था, और जब आप इंटर में आए तब आपका व्यवहार किस प्रकार से था, जब आपने बीएड किया तब आपका व्यवहार किस प्रकार से था। तो देखिए, आपने देखा कि जब हाई स्कूल में आप थे तो उस समय आपका व्यवहार जो था बिल्कुल लड़कपन था, ठीक है, लड़कपन था, यानी कि हर छोटे मोटे काम मतलब जो कर रहे हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, चलते हैं रास्ते चलत कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या था हमारा, एक तरीके से वो लड़कपन वाला हमारा व्यवहार था। लेकिन जैसे जैसे एक तरीके से क्या हुआ, हमने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया और बीएड पास किया, तो हमारे व्यवहार में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, यानी मेच्योरिटी आने लगी। और मेच्योरिटी आई क्यों, क्योंकि हमने जो इंटर के सिलेबस को बेहतर तरीके से समझा, वहाँ पर नैतिकता और समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें समझाया गया। हाँ, तो इसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। तो जो ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वही हमारा अधिगम है, और इसी को प्रेसी महोदय ने कहा भी है। अब देखिए जी, व्यवहार सॉरी, उसके बाद इन्होंने हमें समझाया कि हमारे व्यवहार को नई दिशा भी मिलती है। बिल्कुल, जब आप कोई चीजें सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में नई दिशा भी मिलती है। आपने देखा भी है कि अगर आपने जब बीएड किया तो आपको व्यवहार में नई दिशा मिली कि आगे चलकर मैं एक टीचर बन जाऊंगा, ठीक है, आगे चलकर एक मैं टीचर बन जाऊंगा। और उसी तरह अगर बच्चों के संदर्भ में देख लेते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, जब 1 2 में रहते हैं, 3 में जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं, उनके व्यवहार में भी आप परिवर्तन देखते हैं, उनके व्यवहार को एक नई दिशा मिलती है, उनको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, आज मैंने 3 पास किया, कल 4, मतलब कि अगले वर्ष हम 4 को पास करेंगे, फिर उसके बाद हाई स्कूल को पास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, उनके व्यवहार में एक नई दिशा मिलती जा रही है। तो वही जो एक तरीके से नई दिशा और व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है, एक तरीके से अधिगम है, वही क्या है, अधिगम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए समझते हैं कि अधिगम के प्रकार, यानी कि एक तरीके से टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो 3 प्रकार की टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। पहले प्रकार की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है क्रियात्मक अधिगम, और दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो उसे प्रकार की बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, शाब्दिक या वाचिक, और जिसे वर्बल लर्निंग भी कहते हैं। और तीसरी बात करते हैं तो विचारात्मक अधिगम, यानी कंसेप्चुअल लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि क्रियात्मक अधिगम क्या है, यानी कि एक तरीके से मोटर लर्निंग क्या होता है। देखिए, मोटर लर्निंग में क्या होता है, किन बातों को ध्यान दिया जाता है, तो 2 बातें ध्यान रखिएगा कि देखिए, जो आपका एक तरीके से अभी हमने आपको समझाया था, क्रियात्मक डेवलपमेंट जो होता है वही एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रियात्मक लर्निंग है, ठीक है। लेकिन आइए इसमें समझते हैं थोड़ा से हमारे किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके वजह से हमें कुछ फैक्ट को भी लिखना पड़ता है, कुछ फैक्ट को भी हमें देखना पड़ता है। देखिए, इन फैक्ट्स को आप लोग, इन तथ्यों को आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा याद करने में भी और समझने में भी, ठीक है, क्योंकि बार बार आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चों के क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक अध्ययन में क्या होता है, सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, इसमें क्या होता है, क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रियाओं के स्वरूप या क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्रियात्मक लर्निंग में क्या होता है कि क्रियाओं का स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। तो क्रियाओं का स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है किसमें, क्रियात्मक अधिगम में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से बालक क्या करते हैं, अनेक प्रकार की गतिवाही कौशल को अर्जित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बालक अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा गतिवाही कौशलों को अर्जित कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है एक तरीके से कि गतिवाही कौशलों को देखा जाए तो एक तरीके से क्या, अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं बालक। अब देखिए, ये सब समझिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं,
स्वयं से उदाहरण लिख लीजिएगा अगर उदाहरण लिखना चाहें तो। जैसे क्या होता है कि बच्चे स्वयं से चलते हैं, ये सब आपके गतिवाही कौशल हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से चलते हैं और स्वयं से बैठते हैं। ठीक है, स्वयं से चलते हैं, स्वयं से बैठते हैं, और अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसको स्वयं से पाने का प्रयास करते हैं। यही सब एक तरीके से गतिवाही कौशल में आते हैं, और यही सब किसमें आ जाते हैं कि क्रियात्मक अधिगम में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, क्रियात्मक अधिगम में हमने आपको समझाया कि इसमें किन बातों को ध्यान दिया जाता है, तो क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि बालक अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं, जैसे कि स्वयं से चलते हैं, स्वयं से बैठते हैं, स्वयं से खड़े होते हैं। तो ये सब एक तरीके से गतिवाही कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि एक तरीके से कि क्रियात्मक यानी मोटर लर्निंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अधिगम का। क्या अधिगम में 2-3 बातें और ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, अधिगम क्या करता है, एक तरीके से अधिगम किसे नहीं माना जाता है, अगर रट कर विषय वस्तु को याद करने, अगर आप कोई चीजें रट कर याद करते हैं तो रटी हुई चीजों को अधिगम नहीं माना जाता है। तो रट कर अगर किसी विषय वस्तु को, ऐसे लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नई लाइन से नोट करके लिख लीजिएगा। अगर किसी विषय वस्तु को आप रट कर क्या करते हैं, याद करते हैं, यानी कि लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसे अधिगम नहीं माना जाता है। अधिगम का मतलब होता है समझना। जब कोई चीजें आप सीखते हैं, यदि वो आपको चीजें समझ में आ गई तो वो क्या है, एक तरीके से अधिगम है। तो रट कर अगर किसी विषय वस्तु को आप अधिगम कर रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं, यानी लर्निंग कर रहे हैं, तो वह अधिगम में नहीं आएगा या उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया कि क्रियात्मक अधिगम में, मोटर लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा स्वयं से चलता है, स्वयं से बैठता है, और इनमें क्या होता है कि क्रियाओं के स्वरूप पर ध्यान देना पड़ता है और क्रियाओं की गति पर ध्यान देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि अधिगम के बारे में हमने आपको बताया, अगर कोई चीजें आप क्या करते हैं, रट कर किसी विषय वस्तु को आप याद करते हैं या अधिगम करते हैं, तो उसे अधिगम नहीं माना जाता है, उसे अधिगम नहीं माना जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, आइए अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यानी कि मोटर लर्निंग से कुछ प्रश्न हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में कि इससे संबंधित किस तरह से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को समझिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यह है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प कहता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं या सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि विज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायता करती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करती हैं या सहायता करता है। ठीक है, तो अधिगम के संदर्भ में कौन सा नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि अगर रट कर किसी विषय वस्तु को आप याद करते हैं तो उसे अधिगम नहीं माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी के सहारे खड़े होने आदि प्रकार के अधिगम कहा जाता है या अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन को फिर सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्न क्या कहता है कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, यानी कि बालक बिना किसी के सहारे किसी वस्तु तक पहुंच रहा है और उसे पहचानने का प्रयास कर रहा है और बिना किसी सहारे के खड़े हो रहा है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाएगा, क्रियात्मक अधिगम कहा जाएगा और विचारात्मक अधिगम कहा जाएगा और वाचिक अधिगम कहा जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अधिगम कहा जाएगा। अभी ही हमने आपको बताया था कि क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, किसी भी वस्तु को
पहुंचने के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, बिना किसी सहारे के खड़े होता है और उसे पहचानने का प्रयास करता है किसी चीज को, तो वो सब क्या होते हैं, क्रियात्मक अधिगम होती हैं, यानी कि मोटर लर्निंग उसे कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि शाब्दिक या वाचिक अधिगम की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्बल लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीखने का माध्यम क्या होता है, इसमें सीखने का माध्यम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सीखने में संकेतों चित्रों शब्दों अंकों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आदि का प्रयोग किया जाता है या आदि के माध्यम से सीखता है। तो इसमें सीखने के माध्यम क्या हो सकते हैं, एक तो संकेत के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से, दूसरा चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और अंकों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। देखिए, अगर आप सोचिए एक बार कि किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है, तो किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है तो वो कुछ भी नहीं जानता है, तो उसे आप कैसे सिखाएंगे। तो जैसे आपको मान लीजिए एक बार आपको कहा जाए कि आपको छोटे से बच्चे को पढ़ाना है और 1 या 2 में है, अभी पहली बार उसका एडमिशन हुआ है, अभी वो कुछ नहीं जानता है, तो आप किन माध्यमों से पढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे कि नहीं। अगर आपको एप्पल टू ज़ेब्रा पढ़ाना हुआ कि APPLE एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, तो बच्चे ने तो कभी सेब को देखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीके से आप क्या करेंगे, सेब को बच्चे को दिखाएंगे, यानी उसका चित्र दिखाएंगे। तो इसके माध्यम जब चित्र दिखाएंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ यह सेब है और इसी के अंग्रेजी APPLE होती है। तो बच्चा क्या करता है, इसके माध्यम से सीखता है। ठीक है, संकेत के माध्यम से, जैसे आपने एक तरीके से उसे 1 2 3 4 5 6 आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्लास्टिक के 1 2 3 करके आप जो बने होते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको आप दिखाकर बच्चों को अच्छे सिखा सकते हैं और बच्चा इनके माध्यम से जल्दी और अच्छा सीखता है। चाहे अगर आपको अंकों को सिखाना हो, शब्दों को सिखाना हो, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक और बातें को ध्यान रखिएगा, 1 2 और बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से इस प्रकार के सीखने में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अगर बच्चे को सिखाना है या बच्चे को सीखना है, तो चाहे सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, कोई भी माध्यम प्रयोग करके कुल मिलाकर बच्चे को सिखाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ भी लिया जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में कुछ भी लिया जा सकता है, एक तरीके से वो जायज है, क्योंकि उसमें हमें किसी को समझाना है। जब हमें किसी को समझाना होता है तो हम किसी भी एग्जाम्पल को वहां पर सेट कर सकते हैं, अगर वो चीजें वहां पर सेट हो रही हैं तो। और इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चे को धीरे धीरे अधिगम में क्या होता है, पहले सरल समस्याओं को समाधान करने में एक तरीके से सिखाया जाता है, या एक तरीके से बच्चा जो होता है एक तरीके से पहले सरल चीजों को, सरल समस्याओं का समाधान करने के बारे में सीखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और जटिल समस्याओं को भी समाधान करने में सीख जाता है। इसमें जो शिक्षण किया जाता है, एक तरीके से वैज्ञानिक आविष्कार का निर्माण कैसे होता है, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज का आविष्कार कैसे होता है, इस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। और यंत्रों का किसी प्रकार के टूल्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, उस प्रकार का एक तरीके से शिक्षण दिया जाता है। और उपकरण वगैरह आदि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, टूल्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, तो इस तरह की चीजों का शिक्षण दिया जाता है, किसमें, एक तरीके से शाब्दिक या वाचिक अधिगम में, यानी कि वर्बल लर्निंग में। तो वर्बल लर्निंग में सीखने का क्या माध्यम होता है, तो सीखने का माध्यम क्या है, संकेत है, चित्र है और शब्द है, अंक है, आदि शब्दों का या आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है, या आदि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें हमने आपको बताया कि इसमें चाहे वो सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए, चाहे निरर्थक सामग्री का प्रयोग, शब्द के जगह पे आप सामग्री कह सकते हैं तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। तो चाहे सार्थक सामग्री का प्रयोग किया जाए या चाहे निरर्थक सामग्री का, या दोनों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे को यहाँ सिखाना है या बच्चे को सीखना है। दूसरी बात करते हैं, हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के शाब्दिक या वाचिक अध्ययन में क्या होता है, धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान के बारे में बच्चा सीखता है, फिर उसके बाद जटिल समस्याओं का कैसे समाधान करना चाहिए, इसके बारे में बच्चा सीखता है। और इसमें क्या होता है कि किस प्रकार का शिक्षण होता है, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार का शिक्षण, वैज्ञानिक आविष्कार शिक्षण दिया जाता है, यंत्रों का यानी मैकेनिज्म एंड टूल्स यानी उपकरणों आदि का शिक्षण दिया जाता है। चलिए आइए समझते हैं कि किस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
आइए समझते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि संकेतों, चित्रों, शब्दों और इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, और तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगर आपने इसको समझा है तो आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि अंकों का माध्यम यानी आदि चीजों का प्रयोग जो किया जाता है वो शाब्दिक अधिगम में किया जाता है, यानी कि एक तरीके से वाचिक अधिगम में किया जाता है। देखिए हो सकता है आपके ऑप्शन में शाब्दिक ना मिले, वाचिक मिल जाए, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चाहे वो शाब्दिक मिले चाहे वाचिक मिले, हर जगह संकेत और चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं विचारात्मक अधिगम की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कंसेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कंसेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोई अच्छी चीजें होती हैं तो बड़ा सीरियस होने का मन करता है कि सीरियस में ही पढ़ाया जाए। देखिए दरअसल क्या होता है, इसमें क्या होता है, विचारात्मक अधिगम में क्या होता है, व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखता है। यानी कि बच्चा जो होता है समाज में दैनिक यानी कि दैनिक मतलब जो डेली चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों को देखता है, सुनता है और उस पर विचार करता है। और जो विचार करके जो कुछ भी वो सीखता है उसी को क्या कहा जाता है, उस जो कुछ भी वह विचार करके सीखता है उसे क्या कहा जाता है? विचारात्मक या कंसेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है। यानी कि आप देखिए कि बच्चा छोटा है तो अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, बच्चा छोटा है तो उसे कुछ पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो डे बाय डे क्या होता है समाज के संपर्क में आएगा, समाज से चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, कौन क्या बोल रहा है। जैसे हाँ बच्चा जब छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता है कौन मेरी मम्मी होती हैं, कौन मेरे पापा होते हैं, कौन मेरी मम्मी है, कौन पापा, दादा, चाची, ताऊ, नानी, सॉरी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता होता, आस पड़ोस के लोगों को क्या कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो बड़ा होता जाता है, लोगों के साथ उसके संपर्क बनते जाते हैं और वह धीरे धीरे लोगों को क्या कहा जाता है, किससे किस तरह से बात करनी होती है, कब हमें किसका पैर छूना है, किससे हमें प्रणाम करना है, यानी किससे हमें नमस्ते करना है, किससे गुड मॉर्निंग करना है, किससे गुड आफ्टरनून करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा सीखता है, जो वो सब सारी चीज़ें बच्चा देखता है, सुनता है और विचार करके जो कुछ सीखता है उसी को क्या कहा जाता है? विचारात्मक अधिगम कहा जाता है, यानी कंसेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आइए मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद इस क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में, ठीक है। चलिए इसको आप समझ लीजिए एक तरीके से, क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है या कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, और ठीक है इसमें एक और बात है कि चलिए वो उसको मैं जोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर वो चीजें छूट जाएंगी। हाँ एक बात है, नहीं तो फिर उसका आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसका आंसर आप नहीं जान पाएंगे। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट बातें लिख लीजिएगा इसमें, कि इसमें क्या होता है अधिगम में बच्चा क्या करता है, शारीरिक क्षमताओं की जगह पर मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। देखिए इसमें सीखने के लिए बच्चा क्या करता है या मनुष्य क्या करते हैं कि शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग किया जाता है। तो शारीरिक क्षमता का प्रयोग ना कर क्योंकि इसमें शारीरिक का कोई काम नहीं है, बल्कि इसमें क्या है एक तरीके से मानसिक क्षमताओं का प्रयोग किया जाता है। और मानसिक क्षमता को क्या कहेंगे? बौद्धिक कहेंगे। क्या कहेंगे? बौद्धिक क्षमता कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मानसिक क्षमता को क्या कहेंगे? बौद्धिक क्षमता कहेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्षमता के बजाय किसका प्रयोग किया जाता है? मानसिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग किया जाता है या बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए एक बार फिर से, सुन लीजिए, फिर आप लोग आंसर बताइएगा कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं,
चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। और चौथा ऑप्शन कहता है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या हो जाता है कि बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अभी ही हमने आपको बताया था। चलिए अगली क्लास में हम देखते हैं एक तरीके से भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में हम बेहतर तरीके से इसको समझते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं, अभी मिलते हैं।